प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्रीय प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, अर्थात इन उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, इसके अंतर्गत आज हम लोग गुप्त काल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, क्या विकास हुआ, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। बच्चों, हम लोग इससे पूर्व गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग गुप्त काल में प्रशासन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, विशेषकर मूर्ति कला, स्थापत्य कला के अंतर्गत मूर्ति कला और चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, विकास हुआ, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग गुप्त काल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, निसंदेह गुप्त काल शिक्षा और साहित्य के विकास का युग था। इस समय शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे, पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा मुख्य रूप से गुप्त काल में प्रमुख शैक्षणिक केंद्र माने जाते थे। हम लोग यह भी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में ही कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। कहीं लाइट जलाओ तो पूजा। कहाँ है लाइट, लाओ ना कहीं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में ही हुई थी, जो आगे चलकर यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। गुप्त काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। संस्कृत में धार्मिक ग्रंथों में विशेषकर महाभारत, रामायण, पुराण, स्मृति ग्रंथ तथा नाटकों और विभिन्न प्रशस्तियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। कालिदास, जो संस्कृत के विद्वान, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, इसके अलावे अमर सिंह, जिसने अमरकोश की रचना की थी, हरिसेन जैसे विद्वान, विशाखदत्त जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक व विद्वान और वसुबंधु जैसे विद्वान भी, विभूति भी गुप्त काल में ही हुए थे। गुप्त काल दार्शनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में या उसके उपलब्धियों के लिए काफ़ी विख्यात है। षट दर्शन, जो 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, इन तमाम खट दर्शनों का विकास इसी गुप्त काल में हुआ, जो भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता बन गई। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री विश्व प्रसिद्ध गुप्त काल में ही हुए थे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसकी खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही की थी। इस प्रकार बच्चों, उपरोक्त उपलब्धियों के आधार पर ही राष्ट्रवादी इतिहासकार ने
गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना है। वहीं इसके विपरीत मार्क्सवादी इतिहासकार व अन्य इतिहासकार इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं कि गुप्त काल वास्तव में स्वर्ण युग था। फिर भी गुप्त काल में विभिन्न क्षेत्रों में, प्रशासन क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, विशेषकर कला और साहित्य के, शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि गुप्त काल स्वर्ण काल था। तो बच्चों, आज हम लोग गुप्त काल स्वर्ण काल था, उसके अंतर्गत हम लोग गुप्त काल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति व विकास हुई, उसके संदर्भ में चर्चा किए। धन्यवाद।